हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल क्रिस्टल ऑल। आज हम इकोसिस्टम चैप्टर के एमसीक्यूज एज वेल एज पीवाईक्यूज करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैज सर्टेन लिमिटेशंस। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, ecological pyramids does not accommodate a food web and even saprophytes are not given a place in pyramids which have vital roles to play in the ecosystem। हम जानते हैं कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं उसके कई सारे लिमिटेशंस हैं, जिनमें से दो लिमिटेशंस ये भी हैं। पहला ये कि इस पिरामिड्स में फूड वेब को कंसिडर नहीं किया गया, दूसरा सेप्रोफाइट्स को कोई प्लेस नहीं दिया गया, और तीसरा ये भी था कि वो ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल को ऑक्यूपाई करते हैं उनके लिए भी पिरामिड एक लिमिटेशन की तरह है। चलिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं। ओके, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। ओके, assertion isn't टाइप क्वेश्चन है। Ecosystem is a sum of many populations interacting with each other and also interact with an environment. Okay, if you know population क्या होता है, population में एक तरीके की एक species आती है जब group of different species आ जाएंगी। They constitute community, and जब community interact करती है with abiotic factors, it is called as ecosystem. Okay, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गया। इकोसिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये स्टेटमेंट मेरा बिल्कुल सही है। एंड द एजर्शन एंड द रीजन बोथ आर करेक्ट। और यहाँ पे जो रीजन दिया गया है वो एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि जो एजर्शन है इसमें यही बताया गया है कि जो पॉपुलेशन है, सम ऑफ मेनी पॉपुलेशंस जो इन्वायरमेंट से भी इंटरेक्ट कर रही हैं उनको हम इकोसिस्टम कहते हैं। और इकोसिस्टम इसीलिए कहते हैं बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ऑप्शन 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे चलते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट मतलब हमें गलत बताना है। Pond represents an aquatic ecosystem। बिल्कुल सही बात है। Standing crop is measured as the mass of living organism per unit area। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अगर हम यही बात करें स्टैंडिंग स्टेट की, तो यहाँ पे लिविंग की जगह नॉन लिविंग चीजें यूज हो जाएंगी। अगला देखते हैं। फूड वेब इज नेचुरल इंटरकनेक्शंस ऑफ फूड चेन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जब एक से ज्यादा फूड चेन्स आपस में कनेक्टेड हो जाती हैं, इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं, तो उस पूरी वेब को फूड वेब कहते हैं। अगला देखते हैं। द एनर्जी पिरामिड कुड बी इन्वर्टेड। अगर हम पिरामिड की बात करें तो इस शेप में इसको हम अपराइट बोलते हैं। This one is inverted. Okay. एनर्जी पिरामिड कुड बी इन्वर्टेड। हमें पता है कि जब भी एक ट्रॉपिक लेवल से एनर्जी दूसरी ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होती है तो वहां पर 10% रूल लगता है। यानी जब एक से हम दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाते जाएंगे तो एनर्जी हमारी कम होनी चाहिए। यानी इस हिसाब से जो एनर्जी का पिरामिड बनना चाहिए वो अपराइट बनना चाहिए। अगर आपको पता हो तो जो एनर्जी का पिरामिड होता है वो ऑलवेज अपराइट होता है।
तो यहाँ से स्टेटमेंट गलत हो गया और यही हमारा आंसर है। आगे चलते हैं। ये दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है। ओके, देख लेते हैं ये भी। Restriction endonuclease HIND2 always act on the DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence of. Okay, अगर आपने पढ़ा हो तो ये चैप्टर में क्लियरली गिवन है एनसीईआरटी में कि दे आर ऑफ 6 बेस पेयर्स. ओके ओके, the annual net primary productivity of the whole biosphere is approximately, it is a type of learning question, आपको याद रखना होगा. इस क्वेश्चन में आंसर आएगा 170 बिलियन टन्स. और अगर हम ओशियंस की जो प्रोडक्टिविटी है वो देखें तो वहां से सिर्फ 55 बिलियन टन्स हमें अवेलेबल होता है. ओके, आगे देखते हैं. अरेंज द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इन करेक्ट ऑर्डर. ओके, फर्स्ट वन इज लीचिंग, ह्यूमिफिकेशन, फ्रैगमेंटेशन. ओके, हम जानते हैं कि जो हमारा डेट्राइटस होता है, डेट्राइटस पहले इस पे डेट्राइटिवोर्स काम करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म्स, इसको स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ने के लिए, स्मॉलर पार्टिकल्स. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्रैगमेंटेशन. ओके, देन इसके बाद यहां से हमारा पहला हो गया फ्रैगमेंटेशन. नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है? लीचिंग. लीचिंग में क्या होता है आपका? लीचिंग प्रोसेस में जो वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नीचे सॉइल होराइजन में चले जाते हैं एंड दे बिकम unavailable salts. ओके, इसके बाद आ गया हमारा सेकेंड प्रोसेस हो गया लीचिंग. उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में हमारा क्या आ जाएगा? कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म क्या होता है? हमारा डेट्राइटस को इनऑर्गेनिक फॉर्म तक ले जाना. ओके, देन ह्यूमिफिकेशन. ह्यूमिफिकेशन में क्या होगा? डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस बनेगा जो कि रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है. और उसके बाद जब ह्यूमस पे, यहाँ पे क्या बन जाएगा? हमारा ह्यूमस बनता है. और फिर ह्यूमस पे जब दोबारा से माइक्रोब्स एक्ट करेंगे, दे डिग्रेड इट इनटू सिंपल मिनरल्स, इनऑर्गेनिक मिनरल्स. तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगा दिस वन, मिनरलाइजेशन. तो यहाँ से हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा? CAEBD, यहाँ से सेकेंड ऑप्शन. आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? ओके, वेटलैंड नहीं, हमारा ऑप्शन यहीं से हो गया. ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ये तो आपके टेरेस्ट्रियल ही है. आगे चलते हैं. The animals that feed on herbivores like insect, bird and the mammals in terrestrial ecosystem are called, okay, they are called primary carnivores. Like this, plants, then herbivores. अब जो हर्बीवोर्स को खाएंगे वो होते हैं हमारे प्राइमरी कार्निवोर्स. और
जो प्राइमरी कार्निवोर्स को खाते हैं वो होते हैं हमारे सेकेंडरी कार्निवोर्स। ओके, यहाँ से मैं अपना आंसर मिल गया है, प्राइमरी कार्निवोर्स। आगे चलते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल्स आर ऑफ टू टाइप्स। हम जानते हैं कि न्यूट्रिएंट साइकिल जो हमने पढ़ी है वो दो तरीके की होती है। एक होती है गैसियस और एक होती है सेडिमेंट्री। गैसियस में नाइट्रोजन साइकिल हो गया, कार्बन साइकिल हो गया, और यहाँ पे फॉस्फोरस जो वेदरिंग प्रोसेस से, रॉक के वेदरिंग प्रोसेस से मिलता है, वो सेडिमेंट्री। ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3। आगे चलते हैं। द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड बिकॉज, ओके, इन्वर्टेड भी मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया था, इट्स लाइक दिस वन। ओके, जस्ट अ मिनट। ऐसे अब देखिए, जैसे कि हम सी में देखते हैं, सी में क्या होते हैं, पहले छोटे छोटे से फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, फिर जू प्लैंक्टन्स होंगे, जू प्लैंक्टन्स को खाने वाले फिशेज होंगे, स्मॉल फिशेज होंगी, स्मॉल फिशेज के बाद लार्ज फिशेज होंगी, है ना। तो नंबर तो भले ही कम हो रहा है, पर जो बायोमास होता है वो बढ़ता जाता है। जो फाइटोप्लैंक्टन्स के बायोमास होंगे वो बहुत कम होंगे, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। पर अगर उनकी कंपैरिजन में हम फिश को देखें तो फिश बहुत बड़ी हो जाएंगी, लार्ज फिशेस भी हो जाएंगी, तो उनका जो बायोमास है वो बढ़ जाएगा। यानी जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हमारा बायोमास इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए हमारा इन्वर्टेड पिरामिड आया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। सनलाइट इज फिल्टर्ड थ्रू सी वाटर, जस्ट अ मिनट, ओके, सी वाटर लीडिंग टू लेस फोटोसिंथेसिस, ये कोई आंसर नहीं हुआ। सेकेंड, ऑफ द हाई सॉल्ट कंटेंट ऑफ सी वाटर, नहीं, ये भी कोई रीजन नहीं हुआ। द बायोमास ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स फार एक्सीड्स दैट ऑफ फिशेस, भाई तो उल्टा लिख दिया इन्होंने, फाइटोप्लैंक्टन्स तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक। The biomass of fishes far exceeds that of phytoplanktons, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। If 10,000 joule of energy is produced by the plants, okay, then the amount of energy available to the secondary consumer, secondary consumer हमारा कौन से होंगे? प्लांट्स, प्लांट्स को खाएंगे herbivores, then primary carnivores and so on, साइकिल चेंज चलेगी। ओके, प्लांट्स हमारे क्या होते हैं? प्लांट्स हमारे होते हैं प्रोड्यूसर्स, और हर्बीवोर्स हमारे होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स। और प्राइमरी कार्निवोर्स क्या हो जाएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ओके, अब इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने बताया कि प्लांट के पास 10,000 जूल एनर्जी है, तो हम जानते हैं कि 10% रूल के अकॉर्डिंग जो एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल पे होगी वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे उसकी केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी। तो 10,000 का 10% 1,000, और इसका भी 10% 100 जूल, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जो एनर्जी अवेलेबल होगी वो क्या होगी? 100 जूल। आगे चलते हैं। ओके, स्टेटमेंट 1 and 2। In primary succession on rocks, lichens are pioneer species which were able to secrete acids to dissolve rocks। okay, यहाँ से स्टेटमेंट दूसरा स्टार्ट है, ठीक है।
ओके, इन्होंने ये बताया कि प्राइमरी सक्सेशन कहाँ पे होता है? जहाँ पे बैरन लैंड होते हैं। मान लीजिए हमारा बैरन लैंड हो गया, यहाँ पे कोई भी चीज नहीं हुई, कोई भी जो जो लाइकेंस है सबसे पहले ये यहाँ पर आएंगे। जो यहाँ पर सॉइल बनाने की जो स्टार्टिंग है, वो सॉइल फॉर्मेशन का स्टार्टिंग यहाँ पे लाइकेंस ही करेंगे। पायनियर स्पीशीज कौन सी होती हैं? जो बैरन लैंड पे सबसे पहले इन्वेड करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पायनियर स्पीशीज। तो लाइकेंस जो होती हैं वो हमारी पायनियर स्पीशीज होती हैं, और वही रॉक्स को डिसॉल्व करती हैं, और इन्हीं लाइकेंस के बाद जो मॉसेज आते हैं, और उसके बाद फिर स्मॉल प्लांट्स, देन बिग, एंड देन ट्रीज, जो भी है। सबसे पहले हमारे लाइकेंस आएंगे एंड देन मॉसेज आएंगे। तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, द रेट ऑफ प्राइमरी सक्सेशन इज मच फास्टर देन सेकेंडरी सक्सेशन। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जब भी प्राइमरी सक्सेशन होगा हमारे पास बैरन लैंड या फिर रॉक कह लो, वो प्रेजेंट होगा। वहां पर सॉइल बनाने की जो प्रोसेस है बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होती है, टाइम टेकिंग और स्लो प्रोसेस होती है। वहीं जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है वहां पर सॉइल ऑलरेडी बनी होती है। सेकेंडरी सक्सेशन कब होता है? मान लीजिए कोई भी कैलामिटी हुई जिसकी वजह से वहां पे जितने प्लांट्स थे और छोटे छोटे ट्रीज थे, प्लांट्स थे, जो भी थे, वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए। वहां पर जब दोबारा से प्लांट्स ग्रो करेंगे तो वहां पे सॉइल तो प्रेजेंट ही होगी, है ना। इसीलिए जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है वो मच फास्टर होता है, क्योंकि प्राइमरी में सॉइल फॉर्मेशन तक होनी होती है, तो स्टार्ट ही बहुत स्लो हो जाता है। तो पहला सही और दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ओके, ऑप्शन नंबर सी। Select the correct statement regarding the process of decomposition. Okay. Decomposers break down complex organic matter into inorganic substances like CO2, water and nutrients. बिल्कुल सही है। Detritivores break down leaves, dead animals, fecal matter into smaller particles. बिल्कुल सही है। अभी हमने पीछे के क्वेश्चन में देखा, Detritivores, for example, earthworm, ये फ्रैगमेंटेशन की प्रोसेस से जो भी हमारा डेट्राइटस होगा उसको स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस, लीचिंग इज द प्रोसेस वेयर वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक। यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स। तो ये तो गलत हो गया। Humidification leads to degrade detritus into simple inorganic substances. ये humidification नहीं, ये कैटाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म के अंदर humidification और मिनरलाइजेशन होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन ह्यूमस इज डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स टू रिलीज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ये बिल्कुल सही है। यहाँ से हमारा सही ऑप्शन क्या बन जाता है? A, B and E. Okay. A, B and E. Option number C. Phosphorus is not the part of, okay, biological membranes means plasma membranes. हम जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी फॉस्फोरस तो प्रेजेंट है ही भाई, ये तो सही है। सेल वॉल नहीं। न्यूक्लिक एसिड्स में जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप, यहां पे फॉस्फोरस आ गया। सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम, एटीपी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पे फॉस्फोरस आ गया। सेल वॉल नहीं, सेल वॉल या तो सेलुलोज की बनी हो सकती है
या तो काइटिन ओके ऑप्शन नंबर बी. If the energy produced by the plant in an area is 9,60,000 joule, then the amount of energy available to the secondary consumer. ये previous question की तरह ही है. यहाँ पे plants, then herbivore जिसको हम बोलेंगे primary consumer, then primary carnivore जिसको हम कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर. तो अगर प्लांट के पास 9,60,000 जूल एनर्जी प्रेजेंट है तो इसकी 10% प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाएगी और उसकी भी 10% सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जाएगी. ऑप्शन नंबर बी. ओके सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? जो एक पहला कंज्यूमर यानी हर्बीवोर्स खा के जो भी नया ऑर्गेनिक मैटर बनाता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो प्लांट के पास देखिए से प्लांट्स ने जो प्लांट की जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी हुई उसे बोलते हैं जीपीपी यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. अब फोटोसिंथेसिस में जीपीपी बना. अब प्लांट इसमें से कुछ यूज करेगा और कुछ बचा हुआ पार्ट अगले में ट्रांसफर होगा अगले ट्रॉफिक लेवल पे. तो प्लांट के यूज करने के बाद जो कुछ भी जाता है वो होता है एनपीपी यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. इसको हम क्या लिखते हैं? क्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस. मतलब प्लांट के यूज करने के बाद जो भी नेट प्रोडक्टिविटी बची वो है ये एनपीपी. ओके ग्रॉस मैंने बता ही दिया. And the productivity is the rate of production of biomass. तो यहाँ से मैच कर लेते हैं. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन द इकोसिस्टम. ये हो गया हमारा यहाँ पे. नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी this one, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी this one. तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा? ए का थर्ड, बी का 1, सी का 2 एंड देन डी का 4th. आप लोग मैच कर लीजिएगा. आगे चलते हैं. ओके तो इसी के साथ हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इकोसिस्टम चैप्टर के वो हमारे कंप्लीट हुए.